एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहले आपको बता दूं मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीटली आपको मैं वीडियो भेज चुका हूं और उसका एक और याद रखिए, मैं उसका सलूशन भी अभी मैं आपको भेज दूंगा। जो एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है उसके सॉल्व कैसे होंगे वो सब भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम लोग आज बात किया जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम इसको कंप्लीटली आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको ज्यादा फिर कहीं पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं और आपको दोस्तों ये भी बता देता हूं, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ मैं आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण आपको एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, ठीक है। इसमें मेरे इसके सॉल्यूशन मैं इसको सॉल्व करके भी आपको भेजूंगा। इनके एक्सरसाइज, इनके इंटेक्स के क्वेश्चन कंप्लीटली मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, एकदम अच्छे से देखिए। हम बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक का मतलब होता है आयोनाइज होना। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम कोई सॉल्ट हो या आयन एसिड हो या बेस हो, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। ये आयोनाइज कहाँ होगा, और आपको ही पता है इसके लिए एक सॉल्वेंट चाहिए। और हमारे पूरे यूनिवर्स सॉल्वेंट में हम बात करते हैं किसका, वाटर का। जो वाटर क्या है, एक यूनिवर्स सॉल्वेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम हमको अगर पढ़ना है तो इसका मतलब कि अगर कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में बन रहा है तो जितने नंबर ऑफ आयंस टूटेंगे और वो नंबर ऑफ आयंस जुड़ के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे। यहां भी दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि हमारा बात आ रहा है किसका, इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम से बात करें तो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई सब्सटेंस आप ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, और आपको ही पता है तो हम पढ़ेंगे। पहले हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ध्यान रखना, कोई सोल्यूट ऐसा भी होगा जो सॉल्वेंट में जाएगा और सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो डिसोसिएट नहीं होंगे। जो डिसोसिएट होंगे, जिसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे, जो आयनिक सॉल्यूशन बनाएगा, वो कंडक्टर का भी काम कर सकता है। इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है, कि ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट्स, क्या सॉल्यूट जो मैंने इसमें डाला क्या वो आयोनाइजेबल है या नॉन आयोनाइजेबल है। अब अगर आयोनाइजेबल होगा, मतलब अगर उसमें क्या होगा, आयोनाइजेबल होंगे, अगर वो आयंस फॉर्म प्रोड्यूस करेगा, अगर उसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे, अगर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो उसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। अगर नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट्स अगर हमारे होंगे, तो अगर नॉन आयोनाइजेबल होगा तब क्या होगा, तो उसी लिए हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारा सॉल्यूशन होता है। और हम बात करेंगे सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में। ये हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये कैसा सॉल्यूशन रहेगा, एक्वस। और बच्चों ये तो आपको पहले ही चैप्टर में पता चल गया होगा, जब आप लोग पढ़े होंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो इस सॉल्यूशन के बारे में बात अगर हम करेंगे कि ये जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं सॉल्यूशन जो है एक्वस है, एल्कोहलिक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो जो सॉल्यूट्स है, जो सॉल्यूट है उसका जो सॉल्वेंट है अगर वाटर होता है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इफ एनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व है तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक्वा पढ़े होंगे आप लोग। हम लोग बहुत सारे ट्रेवलिंग के समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर खरीदते हैं, या हम लोग या तो अपने घर में ही क्या करते हैं, फिल्टर, वाटर को फिल्टर करने के लिए लगाते हैं। पढ़े होंगे एक्वा गार्ड, मतलब कि वो गार्ड मतलब जो बचाता है क्या, पानी को बचाता है। तो एक्वा मतलब वाटर से रिलेटेड आता है। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है दो टाइप्स के हमारे पढ़ने हैं हमको यहाँ, ठीक है, दो टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। एक हमारा जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम कर सकते हैं क्या, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहेंगे, और एक को कहेंगे हम नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा और एक क्या होगा, हमारा नॉन कंडक्टिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इसमें हमारा क्या मतलब होता है, यहां ध्यान देगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अगर हम इनको, ठीक है, हम इनको दो रास्ते, दो तरीके से दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स और सब्सटेंस, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं या ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारा कंडक्टर का काम करता है, जो, ठीक है, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, या मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है।
तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम केमिकली बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस, ये वे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which dissolve in water molecules, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स या इन वाटर, एंड ब्रेक डाउन इनटू या डिसोसिएट इनटू व्हाट, इनटू आयंस, जो डिसोसिएट हो जाए किसमें, आयंस में। और बच्चों हमें पता है जब डिसोसिएट हो गया, आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, तब हम ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और तुम ही सोचो, आयंस अगर प्रोड्यूस हो गया, अगर आयंस प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब क्या, वो कंडक्टर का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो कंडक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज द कंडक्टर, कंडक्टर आर दो सब्सटेंस, ठीक है, विच पास या विच अलाउड द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन भाई आप एक कॉन्सेप्ट सोचो, ये ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे ही वो हीट पास करा देगा, तो कहता है यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो मेथड होते हैं। अगर हम दो तरीके से बात करें तो देखो, ओवरऑल हर जहां इलेक्ट्रॉन का पास हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो सीधी सी बात है वो कंडक्टर का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो कंडक्टर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटॉलिक कंडक्टर्स होते हैं, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक्स कंडक्टर्स होते हैं। ये मेटॉलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, कहता है दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, या कह सकते हैं स्पेशली जो मेटल्स होते हैं वहां पे द कंडक्टर आर कैरीड बाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो हमारा कंडक्टर का काम कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन, जो डायरेक्टली ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या विच पास द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई, बिकॉज द कैरियर इज अ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जिसके कारण क्या करता है, वो कंडक्टर का काम करने लगता है। बट इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक्स जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अगर हम बात करें, यहां ड्यू टू द आयंस, ये आयंस के, ठीक है, जो आयंस होते हैं, आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं उसके वजह से क्या करता है, हमारा मतलब कह सकते हैं द कंडक्टर्स आर कैरिड बाय द आयंस। यहां पे हमारे आयंस क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, कंडक्टर का काम करते हैं। तो हमको ये मेटॉलिक कैरेक्टर वाला पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक्स कंडक्टर। आप कभी क्वेश्चन आए हुए थे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में अगर रहते हैं वो कंडक्टर का काम नहीं करते हैं, मतलब इट एक्ट एज इंसुलेटर, वो इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर वो आयनिक कंपाउंड में, अगर वो सॉलिड ना होकर लिक्विड में होते हैं तो वो कंडक्टर का काम करते हैं। क्यों, तो आपको भी पता है बच्चों कि अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो इनके आयंस क्या होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, बिकॉज हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके कारण उनके आयंस क्या होंगे, मूवेबल नहीं होंगे, एक दूसरे को मूव नहीं करेंगे, और जब ये मूव नहीं करेंगे तो ये कंडक्टर का काम नहीं करेंगे। तो ये माइंड में आप रखे रहे। इसीलिए जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके आयंस फ्री स्टेज में नहीं होते हैं। आयंस मैंने बोल रहा हूं, इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड एक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेगा। ओके दोस्तों, तो ये मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने स्टार्ट किया था क्या, सोल्यूशन से रिलेटेड। हम आयनिक जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उसमें याद रखिएगा जो सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन, वो भी कौन सा, एक्वस सोल्यूशन मैंने बात किया। एक्वस जो सोल्यूशन होते हैं वो मोस्टली दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है कंडक्टिंग सोल्यूशन होते हैं ऐसे सोल्यूशन जिसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इट एक्ट एज ए गुड कंडक्टर, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास किए जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, कंडक्टिंग सोल्यूशन। एक होता है हमारा नॉन कंडक्टिंग। देखिए भाई, मैं सीधे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, मैं आपको सीधे टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम टॉपिक पे सीधे बात करेंगे तो आप सिर्फ एक रटंतु तोता की तरह रहेंगे, लेकिन उसकी अटैचमेंट, वो जो केमिस्ट्री का आयनिक इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब क्या है, वो जब तक यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको लगे वीडियो बहुत लॉन्ग रहेगा, लेकिन आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में जैसे मैंने कहा, जहां पे इंसुलेटर का काम करेगा, जिसमें नो इलेक्ट्रिसिटी आर पास, कोई भी, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेगा।
अब ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है ये किसके द्वारा होता है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा होते हैं। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स को डालेंगे तो ये क्या होते हैं, ये आयन मतलब इट डिसोसिएट इनटू द आयन। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिसोसिएट इनटू द आयंस। मतलब मैं अगर यहां से लिख दूं, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज electrolytes those chemical substance which dissolve in water and dissociate into ions called, आपकी हेडिंग क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब लिसन, क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं, अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फर्दर टू टाइप्स को होने लगते हैं। ये भी दो टाइप्स को होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया और एक हमारा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें। याद रखना ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है जो क्या होता है, कंप्लीटली, अगर हम बात करें कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, उन्हें हम कहते हैं क्या, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, या कह सकते हैं पार्सली डिसोसिएट इनटू आयंस, या कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा क्या होता है, इनका बच जाता है, ठीक है। मतलब कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर मॉलिक्यूल्स में डालिए और क्या हुआ, कंप्लीटली वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जो कंप्लीटली नहीं टूटते हैं उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बना कि हमें कैसे पता चला कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे दोस्तों, मैं बात को बता दूं कि आपको इसकी एग्जांपल कुछ रटना पड़ेगा, आपको एग्जांपल याद करना पड़ेगा भाई। आप याद करिए इसको, और यही अगर अभी नहीं याद करेंगे, यही क्लास 12th में आपको जब वहां बताया जाएगा तो आप कहेंगे अरे वो बंदा टीचर कहेगा क्या, ये तो 11th में पढ़ाया हो। तो लेकिन 11th में आपको कुछ चीज रटना पड़ता है, ठीक है, कुछ समझने के लिए आपको रटना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा HCl H2SO4, HCl HNO3, NaCl NaOH KOH, मतलब ये सब क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, आयंस में। तो ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग, अब तुम कहोगे सर ये तो H2SO4 एसिड है, HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, NaCl सॉल्ट है, NaOH बेस है। यस ऑफ कोर्स, अरे भाई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अरे एसिड एंड बेस ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड सॉल्ट ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड और बेस ही क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बशर्ते अभी मैं बताऊंगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और जो ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। और जब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ही पता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, ऑर्गेनिक एसिड, जैसे मैंने कहा H3CO, ठीक है, H3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H3PO4, HCN, ठीक है, या H2CO3 इट्सेट्रा।
ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आप कहेंगे सर ये भी एसिड है, ये तो बेस है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये एसिड है। तो कोई बात नहीं, ये सभी के सभी वीक एसिड और वीक बेस हैं। ठीक है, तो ये याद रखे रहेगा बच्चों। अब हम बात करेंगे क्या, ये हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेशन, और हमारा इसका डिफिनेशन था। अब यहां देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिंग सोल्यूशन, दैट सोल्यूशंस, ठीक है, विच पास द इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं तो उसे, ठीक है, हम ठीक है कंडक्टिंग कहेंगे। और नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब दैट सॉल्यूशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कहते हैं जिसमें आयन डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, जैसे हमारा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ये सब क्या है, ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मतलब कि इनसे हम कह सकते हैं नॉन, ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको ध्यान देना, इसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, जहां पे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है सोल्यूशन, उसे नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कहते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन यहां पे आया, अरे यार एक बात बताओ, बड़ा एकदम लॉजिकली बात हुआ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सॉल्यूशन है, हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन गया क्या, ये हमारा क्वेश्चन बना लिया, ओ ये कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी हो सकता है, और ये हमारा क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, अब इस पे हम लोग सोचेंगे, और इसी पे सोचेंगे तो हम अपना आगे का वर्क करेंगे। लेकिन भाई साहब, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स टूटा हुआ है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ब्रेक डाउन हुआ है ना आयंस में, वो ब्रेक डाउन हुआ आयंस में। अब इसी जो ब्रेक डाउन हुआ आयंस में, और आपको ही पता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। वो कंप्लीटली, अगर आप थोड़ा सा भी वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तभी भी वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में और पानी डालेंगे, तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप ले लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर किसी सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो थोड़ा सा भी वाटर अगर डालते हैं तो वो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, और उसके बाद कितना वाटर आप ऐड करेंगे, कितना वाटर ऐड करेंगे, वो आपका डिसोसिएट नहीं होगा। तो वहां पर एक लिमिट हो जाएगा, वो इसका एक लिमिटिंग आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करेगा, उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। लेकिन जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप जैसे जैसे वाटर इंक्रीज करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा फोकस रहेगा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसको वर्ड बोलते हैं। हम यहां पे एक वर्ड निकाल दिया, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या हम एक वर्ड डाल देंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ओके, बात समझ रहे कि नहीं दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा एकदम फोकस करना। ये हमने क्या क्या, मैंने ये देखो कहां से वर्ड निकाला, आपने भी बोला इलेक्ट्रोलाइट्स आर ब्रेक डाउन इनटू द वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स वे होते हैं जो वाटर में ब्रेक डाउन होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और हमें पता है आयोनाइजेशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ आयंस फ्रॉम एनी सब्सटेंस दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ही होता है आयंस प्रोड्यूस होना। ठीक है, अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन हो रहा है। अब वो आयोनाइजेशन मत आइएगा क्लास केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वहां पे आप सिर्फ पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और यहाँ कोई सॉल्ट आयोनाइज होगा प्लस और माइनस में, मतलब पॉजिटिव एनायंस और नेगेटिव कैटायन, मतलब सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होगा।
तो अब मैंने आपको यह भी बता दिया बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यस ई मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी वाटर पाएंगे तो वो क्या होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसके कारण आप पानी कितना ही इंक्रीज करेंगे, उसको कितना डाइल्यूट करेंगे, अब वो डिसोसिएट नहीं होगा भाई। जब वो जो पहले टूट गया तो क्या करने फायदा, ओके। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है भाई ना, वो आपने यही बोला था ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस वो पार्शली डिसोसिएट इन द वाटर, वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं इनटू वाटर। लेकिन ये डाइल्यूशन जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते रहेंगे सॉल्यूशन के में वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो उसका आयंस और प्रोड्यूस होता है, वो और टूटता है, तो उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वहां पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से वर्ड ले आया। अब हम लोग बात किया जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, आपको मैं बता दूं, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, उसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा एक्सप्लेन अबाउट द, इट इज डिनोटेड बाय द अल्फा, इट्स एक्सप्लेन अबाउट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिए, अल्फा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड एज आयन। मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट एज आयन, जब वो डिसोसिएट हो जाता है, अपॉन डिवाइड कर दीजिए क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व, कितना आपने डिसॉल्व किया और कितने में वो टूट गया, तो उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। अगर मैं कहा द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज इनटू द आयंस एट ए पर्टिकुलर, ठीक है, डाइल्यूशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या हम दूसरे वर्ड में बात करो बच्चों, अल्फा इक्वल टू हो सकता है परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन 100। परसेंटेज निकालने बच्चा, ये परसेंटेज निकालने हैं, तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम बात करें व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर मैं एक वर्ड में बात करूं, ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल है, आप खुद देख लो, मतलब नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट एज आयन, मतलब आफ्टर द डिसोसिएशन, एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर डिसॉल्व इन द वाटर, मतलब बिफोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहां बिफोर द मॉलिक्यूल्स और ये आफ्टर द जो प्रोड्यूस हुआ आयंस, तो उसी के रेशियो को कहते हैं हम क्या, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम एक डिफिनेशन में बात करें, डिग्री ऑफ डिसो, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते थे, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये क्या है, तो हम कह रहे हैं, हमने बोला था ना, द फ्रैक्शन, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन electrolyte which ionize into ions at a particular dilutions called degree of ionization या डिसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैंने आपको बताया ही ये, और आपको ये भी मैं बताया, 1 मिनट,
ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, एक मिनट, ये रोटेशन कैम, ठीक है। मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, और मैंने ये भी आपको बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो इस तरह अब यहां देखो, यहां से आपका पिक्चर चालू हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया, अब यहीं से लोचा हो गया तुम्हारी केमिस्ट्री का। अब यही जिसको क्लियर होगा आगे वाला टॉपिक उसी को क्लियर होगा, अदरवाइज फ्री। अब हम लोग कभी कभी क्या पढ़ते हैं, फैक्टर, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर उस पर काम करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर, हम लोग पहला तो वर्ड ऐसे ही यूज कर लेते हैं, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर which depend as, पहला पहला हमारा फोकस रहेगा, तुमको भी पता है, पहला याद रख रहे हैं, ये जब सब पे इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ सल्यूट। हमने आपको बोला ना, नेचर ऑफ सल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? अगर मैंने क्या बोला कि मैंने कहा एक सोल्यूशन में बना रहा हूं, अगर सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। एक बात बताओ, मैं अभी पीछे ही तुम्हें बताया कि जो सल्यूट होता है यही ना इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। और मैंने कहा जो सल्यूट्स होता है ये दो टाइप्स हो सकता है, एक जो डिसोसिएट हो जाए, मतलब जो आयोनाइजेबल हो जाए, ठीक है, और एक नॉन आयोनाइजेबल होगा। मैंने आपको दो तरीका बताया था। अब तुम ही सोचो, तो इसका मतलब कि नेचर, अब मान लो कि अगर वो ऐसा सल्यूट तुमने डाला जो आयोनाइजेबल नहीं है, जो नहीं डिसोसिएट होगा, तो जब डिसोसिएट नहीं होगा भाई जी, तो उसको हम कैसे उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, नेचर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर मतलब कि क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या वो वाटर में तुरंत आयोनाइज हो जाएगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर भी बात करता है वो। ओके, ये माइंड में आप रखे रहिएगा। तो ये डिपेंड करता है क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। मेरी बात सबको समझ आ रहा है? हेलो, बात क्लियर हो रहा है? तो मैंने आपको क्या बोला, नेचर ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर। और मैंने फिर बताया क्या, आपको भी पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे और एक हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बहुत तेजी से मतलब टूट जाएंगे, बहुत तेजी से ये फास्टली क्या होंगे, टूटते हैं। लेकिन हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा क्यों होता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि जो व्हेन द आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब वही सॉल्यूट्स, व्हेन द दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स which are held by a covalent bond, मतलब that types of solutes या substance are held more by covalent bond, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा पाया जाएगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेगा ज्यादा देन आयनिक बॉन्ड के कंपेयर में उसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट मतलब नॉन पोलर की तरफ बिहेव करेगा ना भाई। जैसे एग्जांपल में जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनका डिसोसिएशंस क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर मॉलिक्यूल में पाते क्या होगा, 100% क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि पहला फैक्टर क्या काम किया, नेचर ऑफ सॉल्यूट। हम नेचर ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में बात करेंगे कि भैया इनका नेचर क्या है, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइजेबल होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा हम बात करेंगे क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी मैटर देता है भाई, आप किस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, जो आपको सोल्यूशन में दिखाया, ठीक है, ये जो मैंने कहा गया वो, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो हमने बात किया, ये देखो सोल्यूशन मैंने लिया, सॉल्यूट इसमें डाला प्लस सॉल्वेंट, हमारा ये बात हुआ।
तो ये जो सल्यूट है इसमें जो जा रहा है तो क्या ये भी तो मैटर देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बोलता, A प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू C, एक रिएक्शन तुम्हें दिखा रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। मैंने कहा ये सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने कहा प्रोडक्ट बनेगा, और ये मैंने कहा कि ये सॉल्वेंट है, और ये मैंने कहा क्या, ये हमारा क्या है, सल्यूट है। और मैंने कहा क्या कि सल्यूट चाहता है रिएक्शन करना, मतलब तुम्हारे इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, कह रहा है ए और बी जब ऐड होगा तो सी बनेगा। ये तो क्लियर है तुमको, ए और बी मिलेगा तब ना सी बनेगा। लेकिन बी चाह रहा है रिएक्शन करना, लेकिन ए कह रहा है हम नहीं करेंगे, हमारा नेचर मन नहीं कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो। लेकिन अगर बी चाह रहा है रिएक्शन करना, लेकिन ए कहेगा, बी कह रहा है क्या, नहीं, ए तो चाह रहा है रिएक्शन करना, लेकिन बी अब मना कर रहा है, नहीं हम नहीं। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब क्या है, दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का। इसीलिए हम दूसरा बात करते हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर ध्यान दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिए, जो लास्ट तीसरा मैं बता रहा हूं वो है डाइल्यूशन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूशन, तो मैं बात कर रहा हूं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मैंने इसको सॉल्व कर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हायर द डाइल्यूशंस हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, अगर जैसे जैसे हमारा जितना हमारा, ठीक है, जैसे जैसे हम बात करेंगे, जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन बढ़ेगा, बहुत बच्चे सोचते होंगे डाइल्यूशन क्या है, तो मैंने बात किया, आप सुने होंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का रिवर्सिबल होता है क्या, सॉरी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, डाइल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और डाइल्यूशन इज जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन इज अ प्योर सब्सटेंस या विच कंसिस्ट ऑफ प्योरली एकदम ओनली फॉर वन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट द कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या क्या डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन के जस्ट रिवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो उसे हम वर्ड बोल देंगे डाइल्यूशन। तो मेरा तीसरा फैक्टर हुआ, ठीक है, डाइल्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्थ फैक्टर है, ये तो आप लोग अच्छे जानते होंगे, टेम्परेचर। एक बात होता है आन बान शान, टेम्परेचर का महान है काम। टेम्परेचर भैया ऐसा बंदा है कि सबको क्या करेगा, दम तोड़ देगा, फोड़ देगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन छोड़ देगा। तो मतलब कहने DOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है भाई। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, टूटेगा, जो टूटना नहीं चाहेगा वो भी क्या होगा, टूटेगा। तो बात यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा था कुछ फैक्टर, तो मैंने आपको बताया क्या, DOD मतलब या DOI मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के मैंने 3-4 फैक्टर बताया। पहला बताया क्या, नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर बात किया मैंने क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मैंने बात किया क्या, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बड़ा महान इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आन बान शान जो फैक्टरों में सबसे महा, ठीक है, मुकाबला में काम आता है, वो है टेम्परेचर। और आपको ही पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, DOB, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारे कुछ फैक्टर थे भाई, फैक्टर, इसके बिना आपको क्या होगा, आपका फैक्टर खराब हो जाएगा। तो ये हम बात किया क्या, DOB। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे इसको आपने पढ़ा, अब तुरंत ये आयनाइजेशन, इसी का जैसे नहीं होता है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं बताने लगते हो कैसे। अगर कोई साइंटिस्ट कहेगा अरे भाई ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है ना, हम इसको क्या करें, हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। एक हम लोग मतलब करने मतलब नहीं होता है, अगर इतना मुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन तो वीक के लिए सब लोग आते हैं हेल्प करने, स्ट्रॉन्ग को कोई हेल्प नहीं करता होगा। तो इसी में एक हम लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं जो साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम है ओस्टवार्ड, ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हुआ। अब तो भी टेलर था वो सब उसको, लेकिन हाँ उसके बिना ये कंप्लीट अधूरा ही था। तो मैंने कहा आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स,
ठीक है। आयोनाइजेशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग का नहीं। क्यों स्ट्रॉन्ग का नहीं पढ़ते? क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं भाई। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रॉल डाइल्यूशंस लॉ। यू नो, according to the Arrhenius theory of electrolytics dilutions, everyone know about the, ठीक है, if any molecules are dissociate into the waters, ठीक है। तो हम अगर बात करें डिसोसिएशन से रिलेटेड, तो अर्हेनियस ने इसको पहले ही बात किया था। तो जो अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक्स जो डिसोसिएशन था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन ए सोल्यूशन आर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, स्प्लिटिंग अप इनटू द आयंस, एंड द आयंस आर द कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रूनेटिंग टू द फॉर्म है क्या कहते हैं ना, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। जो हमारा ये अकॉर्डिंग टू, अगर डाइल्यूशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। क्या बोलता है बंदा? ये बोलता है क्या, द molecules of a weak electrolytes are constantly splitting, वही आयोनाइज हो जाना, splitting up into ions in the solution, and the ions are constantly reuniting मतलब दोबारा जुड़ने लगते हैं, reuniting to form unionized molecules। ओके, मतलब इन्होंने क्या बोला, मतलब कि जो इनका अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक्स डिसोसिएशन क्या था, उन्होंने कहा जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में डिसोसिएट या किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली टूटते जाते हैं। और जब टूटते जाते हैं, लेकिन वो जो आयंस होते हैं ना, कॉन्स्टेंटली एक और क्या होते हैं, रीयूनिटिंग टू फॉर्म द, ठीक है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। फिर वो जुड़ते हैं और क्या होते हैं, एक अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। बट देयरफॉर ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस एंड अनयूनाइज्ड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। यहां देख रहे हो, ये हमने कहा एक सब्सटेंस टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस में। एक सब्सटेंस जैसे जैसे ये टूट रहा है, तो एक साइड से ये दोनों लोग जुड़ भी रहे हैं। मतलब एक साइड से ये जैसे जैसे टूट रहा है, ऐसे एक साइड से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक डायनेमिक, इनके अंदर क्या हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है। और हमें पता ना, इक्विलिब्रियम में क्या है, डायनेमिक प्रोसेस ही तो था भाई, ठीक है। मतलब एक और से अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे एक और से हमारा किसी सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स टूट रहा है, उसी तरह दूसरे साइड से, ठीक है, रीयूनिटिंग टू फॉर्म ए ठीक है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। और दूसरे साइड से क्या होता है, वो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जुड़ने लगता है। इसी चीज को देखा और इसी चीज को देखते हुए, ठीक है, ऑस्ट्रॉल explain by this equation law of mass action, applying the law of mass actions and calculate and explain about the weak electrolyte for the dilution। इसी चीज को देखा कि ये भाई उन्होंने बोला क्या, अनआयोनाइज्ड, मतलब कि अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होने लगते हैं फॉर्म। अब अनआयोनाइज्ड हो जाएंगे भाई, तो यहाँ पे क्या, इट वाज पॉइंटेड आउट बाय द ऑस्ट्रॉल दैट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट लाइक ए केमिकल इक्विलिब्रियम द लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज किया। और उन्होंने कहा क्या, let us consider a binary weak electrolytes। लिसन एवरीवन, बाइनरी मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ए और बी, बाइनरी का मतलब होता है दो लोग, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जो क्या हुआ, दो सब्सटेंस से, दो एटम से मिलकर बना होता है। तो बाइनरी उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, ठीक है, विच आर डिसोसिएट, जो क्या होता है, विच
dissociate, which are dissociate into the A plus and B minus, मतलब A B is dissociate, ठीक है, A plus and B minus, ओके। एंड यूजिंग दिस एप्लीकेशन, अगर यहां पे अगर हमने कहा ये यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को, इन्होंने यूज किया, मेरी बात समझ आ रहा है, हेलो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात किया जाए तो वी नो दैट आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। यहां देखो ये आर एफ होगा और ये हमारा क्या होगा, आर बी होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इजकल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड, या आर एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, के ए बी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने इसको मान लिया क्या, इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग अपने ओर से ले लेते हैं इक्वेशन 1। एंड सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड इजकल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस का, ओके, ये मैंने डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम, अगर हम बात किया जाए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया जाए, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था बताइए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब इन्होंने रेट ऑफ फॉरवर्ड इजकल टू रेट ऑफ बैकवर्ड में बात किया, तब इन्होंने लगाया क्या, के एफ ए बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इजकल टू के बी, मोलर कॉन्सेंट्रेट ए माइनस और ये मोलर कॉन्सेंट्रेट बी माइनस, इन्होंने निकाला। या हम लोग याद करो, हम लोग पढ़ेंगे के एफ अपॉन के बी इजकल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। और वी नो दैट द रेशियो ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, द कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम लोग इन्होंने मान लिया क्या, के। तो के इजकल टू हमारा जो वैल्यू आएगा ए माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, एक मिनट, ए प्लस था और ये माइनस, ठीक है, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, एंड दिस इज द ए बी। यहां पे बात करेंगे क्या, वी नो डैट ए कॉन्सेंट्रेशन ए और ए माइनस, ए प्लस और बी माइनस and equilibrium concentration, sorry, molar concentration of AB are equilibrium concentration of A plus ions, B minus ions and unionized ए बी मालिक्यूल। और यहां पे जो के निकला ना, के कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इन्होंने इसका नाम रखा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां पे जो के था वो क्या था, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात किया। बात यहां तक समझ आ रहा है। अगर इसी चीज को हम दूसरे वे में ले चलें, जो हम लोग राइटिंग एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम पढ़ा गया था, तो वहां पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था लेट अस कंसीडर ए बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी ले लिया, विच हैव 1 ग्राम मोल, ठीक है, जिसके पास 1 ग्राम मोल मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका 1 ग्राम मोल था। तो उस समय क्या किया, ए बी कन्वर्ट्स इनटू ए प्लस एंड बी माइनस। वी नो दैट एट द इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में बात किया है, द कॉन्सेंट्रेशन इज, उन्होंने बोला ना 1 ग्राम पर मोल बोल दिया, याद है ना, एक्टिव मास से रिलेटेड पूछा दे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना 0 और ये 0। एट द इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें, यहां पे एट द इनिशियल होगा, इनिशियल द 1 ग्राम ये है
और ये मतलब कितना डिसोसिएट हुआ, 0 0। एट द इक्विलिब्रियम द अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर द टेक प्लेस, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आयोनाइज हो जाए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। तो ये कितना बनेगा अल्फा और ये कितना बनेगा अल्फा। और हम लोग क्या किया था फिर, डिवाइडेड बाई वी, और हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, वी से, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन क्या हो गया, वी, एक्टिव मास में कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन वी, और ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वी नो डैट K is equal to molar concentration of A plus or molar concentration of B minus upon molar concentration of A and B. Putting this value alpha V multiplied alpha V upon क्या हो जाएगा 1 minus alpha upon V. And solving this problem we got the alpha square upon V square upon 1 minus alpha upon V. या हम लोग कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी अपॉन 1 माइनस अल्फा। वी कैंसिल द वन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा। वी गॉट दिस। ओके, अब यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो अगर हमने बोला कि हमारा एक्टिव मास क्या था, हम लोग याद करिए, हम लोग एक्टिव मास पढ़ा गया था, तो एक्टिव मास क्या होता, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर द प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मैंने कहा मोल कितना था 1 और वॉल्यूम क्या होगा V, तो 1 अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन वी को हम लिख सकते हैं सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, या इसे कह सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब वही एक्टिव मास, भाई एक्टिव मास। ठीक है, तो मैं क्या किया, तो K इज इक्वल टू ये देखिए अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन वी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, या हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये अल्फा होगा भाई, अल्फा, हाँ एक्स नहीं, ओके अल्फा। ओके, यू गॉट द पॉइंट्स, वेयर कहां से ये सी आ गया, सी का मतलब 1 अपॉन, जो ये देखो यहां पे मैं लिखा हूं 1 अपॉन, या मैं इसको एक साइड में लिख देता हूं, सिंस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी, एंड वेयर सी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब वही एक्टिव मास। ओके, तो ये मैं पुटिंग दिस वैल्यू, क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, और इसी को कहते हैं, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूट फॉर्मूला। इसी को हम कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूट फार्मूला। बट यू नो, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूट फार्मूला के वजह से जो मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूं, ओके, अगर मैं यहां पे लिखूं इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, अगर बात क्या 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 हो रहा है यहां पे, इन द केस ऑफ weak electrolytes alpha is a very small, and hence 1 minus alpha can be equal to 1. इट्स मीन, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जो 1 है मोर ग्रेटर देन अल्फा होगा, किसके लिए, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, देन तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो हम लोग लगा सकते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो टेल मी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन सी,
देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन सी। वी गॉट द दिस फॉर्मूला। बात समझ आ रहा है। अब सिंस आपको एक देखो लॉजिकली एक बात बताता हूं, जैसे आपने बोला ना सिंस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सी हो सकता है ना। अभी मैं पीछे बताया हूं 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी हो सकता है। जब 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी हो सकता है तो वी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब इस इक्वेशन को आप दो तरीके से देखिए, एक अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 अपॉन सी को हम लिख सकते हैं, यहां पे 1 अपॉन सी लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन सी को हम लिख सकते हैं क्या, वी, या आप सीधे ऐसे लिख लिए 1 अपॉन टू 1 के अपॉन सी। ओके, अब ध्यान देना यहां पे मैं बात करूं, ये वी है और यहां पे क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। तो अगर मैंने कहा ये के क्या है, के क्या है, व्हाट इज द के इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला गया। तो या तो मैंने ये भी वर्ड यूज कर सकता हूं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी। अब कहेंगे ये कहां से आया, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कहां से आया। क्योंकि ये देखो के क्या है, एक कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट को हम कब लगाते हैं, जब कोई हम प्रोपोर्शनल का सिंबल ब्रेक करते हैं। लेकिन किसी जैसे मैंने कहा ए प्रोपोर्शनल टू बी या ए इज इक्वल टू के बी, या हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी भी, तो जब के हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लग जाएगा। तो उसी तरह जो के है हमारा, जो के और सॉरी अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी हो सकता। क्यों? क्योंकि के को मैंने कांस्टेंट मारा था। अब मैंने क्या क्या डिफिनेशन, दस डिग्री ऑफ देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये क्या है हमारा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। और लेकिन यहां जब हम बात करेंगे, यहां पे हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। वी क्या है हमारा, वॉल्यूम से रिलेटेड है, डाइल्यूशन करेंगे तो यहां पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो ये आप लिख सकते, या तो ये भी हो सकता है अपना अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, अंडर रूट वी। यहां वॉल्यूम बोलेंगे, यहां डाइल्यूशन बोलेंगे, और यहां क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहा हूं भाई, और यहां डाइल्यूशन बात कर रहा हूं, और आपको ही पता कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन मतलब वी। तो ये माइंड में आप रखें, आपके पास दो तरीके के आ जाएंगे। एक आएगा, अगर इसको मैं लेके चलो, इसको डिफिनेशन लेके चल रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, किसका लेके गया था हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात किया गया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज proportional to the square root of the dilution तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, इसका। लेकिन अगर मैंने कहा ये इसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन मुझे देना हो, तो इसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन देना हो, ये डिफिनेशन किसका था, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, सॉरी वी। अगर मुझे कहना पड़े क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाए, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज inversely proportional to the square root of concentration of molar concentration। ओके बॉस, तो मैंने आपको दोनों डिफिनेशन बताया, अब दोनों का मतलब हम लोग अच्छे खासा समझ गए। मेरी बात यहां तक क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा था क्या,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ओके, तो ये हमारा था। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको एनसीईआरटी में एक एक करके लगवाऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूं पहले आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं दे दूं। तो ये हमारा था पूरी कहानी जहां से स्टार्ट किया था। अब हमारा इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में जब ये आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे, तो इस पे हम लोग एक वर्ड और यूज करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हम लोग अब बात करेंगे एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस क्या है? एसिड और बेस हम किसे कहते हैं? यू नो अबाउट द एसिड एंड बेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। पहली बात तो ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, ठीक है। नो केमिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है, आर ए वाइड स्प्रेड एज द दोज इन्वॉल्विंग द एसिड एंड बेस। कोई भी इक्विलिब्रियम के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो वहां पे H प्लस आयन या OH माइनस आयंस, ठीक है, नो केमिकल इक्विलिब्रियम आर, कोई ऐसा इक्विलिब्रियम ही नहीं है भाई कि बिना एसिड और बेस के वो क्या हो उसको कंप्लीट किया जाए या वाइड स्प्रेड उसको हम क्या करें इन्वॉल्व किया जाए बिना एसिड और बेस के कंडीशन पे। तो विदाउट द नोइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वी नेवर अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रिया। हम केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में ही बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसिड, क्योंकि हम लोग पता है कोई भी मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस में जा रहा है तो हम पहला टेस्ट करते हैं कि देखो ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं ना शो कर रहा है, ये बेसिक कैरेक्टर नहीं ना है, न्यूट्रल नहीं ना है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो हमको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए एसिड क्या है, बेस क्या है। तो हम लोग बात करते हैं, क्या हम एक एक करके बताते हैं जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े। एसिड क्या होता है? मतलब हैज ए शॉवर टेस्ट। ऐसे मतलब एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो शॉवर टेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, एसिड क्या है? एक प्रकार का क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसका मतलब कि कंडक्टिंग, ठीक है, या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बात कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद करो, जब, ठीक है, रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक था क्या, इट्स न्यूट्रलाइज बाय द बेस। इसका जो न्यूट्रलाइज, इसका जस्ट अपोजिट जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा वो कौन करेगा, बेस करेगा। ओके, तो इसे हम लोग एसिड कहते हैं। समझ बात। अब हम बात करें क्या दूसरा, बेस। बेस क्या होता है? एवरीवन नो अबाउट द, ठीक है, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच हैज ए बाइटर टेस्ट, सॉरी बिटर टेस्ट होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये जो होते हैं टर्म्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और यहां ध्यान देना, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज किससे होंगे, और आपको ये भी पता होगा इट हैज सोपी टच। देखते हैं हम, सोपी टच होता है, जैसे इसको छुएंगे ना तो आपको, लेट्स स्टार्ट। मैं बात कर रहा हूं क्या, एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग समझ गए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुका गया था। अब हम बात कर रहे हैं क्या, एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। हम लोग लाइन ऑफ से पढ़ा जाएगा कौन कौन आया बंदा और कौन कौन बताया अपनी कॉन्सेप्ट को रखा। जैसे हम लोग पढ़ा जाएगा किसके बारे में, अर्हेनियस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। हम लोग पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग बात किया जाएगा ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लॉरी कॉन्सेप्ट बात किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात किया जाएगा लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात किया जाएगा। ओके एवरीवन लिसन। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं क्या, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, इन्होंने कहा कि दो सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंस व्हिच गिव द H प्लस आयन, ठीक है, कॉल्ड एसिड, बट वेयर इट्स इन द
इन वाटर, ओके, इन वाटर या कह सकते हैं एक्वा सोल्यूशन में। अगर मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, और हेनियस कॉन्सेप्ट यही बोलता है क्या कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो, इफ एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स या डिसॉल्व इन वाटर्स एंड गिव H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन है दैट इज एसिड, और OH माइनस अगर दे तो इसको कहेंगे क्या, दिस इज अ बेस, तो इसे हम कहेंगे क्या, बेस कहते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हेनियस। तो मैं बात करूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस concept, those substance which give H plus ions, give not working H plus ion, give H plus ion called acid, while which give OH minus called base, but where, in aqueous solution, in aqueous solution. What is the aqueous solution? That solution which consists of the water molecule, that's called aqueous solution. वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन देता है वो एसिड कहलाएगा, और जो OH माइनस आयन देगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस कहलाता है। फॉर द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जैसे सच सपोज एग्जांपल H2O, ठीक है, सॉरी HCl, अगर HCl को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस। अगर मैंने बात किया क्या H2SO4, H2SO4 को भी ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, ठीक है। और अगर हम लोग बात किया जाएगा HCN को ब्रेक करेंगे तो बनेगा H प्लस प्लस Cn माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम बात किया गया HNO3, ये भी डिसोसिएट होगा और क्या बनेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां क्या दे रहा है H प्लस, यहां क्या दे रहा है H प्लस H प्लस H प्लस, इसका मतलब ये क्या है, एसिड। किसके अकॉर्डिंग, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एसिड। In the other words, when I am talking about the NaOH are dissociate into Na plus and OH minus। देखो ये Na plus दे रहा है और OH minus दे रहा है। जैसे मैंने बात किया KOH अगर वाटर में डालेंगे तो टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। और हम लोग अब बात करेंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ब्रेक करेगा तो बनाएगा NH4 प्लस प्लस देगा OH माइनस। अरे भाई ये क्या दे रहा है, ये OH माइनस दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा, ये सब है क्या, बेस, और ये सब हमारे क्या है, एसिड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्हेनियस यही कहता है कि इफ एनी सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स and if it give H plus ion, that's called acid, and if it give the OH minus, that is called base. Okay, this is the concept of the Arrhenius. But what is the limitation? लिमिटेशन क्या था, देखो इसका लिमिटेशन बस हमारा एक इसके कॉन्सेप्ट से ही पता चल जाता है। पहला पता चल जाता है कि ठीक है, इट कॉन्ट एक्सप्लेन अबाउट द, ठीक है, एसिड एंड बेस कैरेक्टर व्हेन वी टेक द नॉन एक्वस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या क्या उसके बारे में तो बता ही नहीं पाया, जो नॉन एक्वस सोल्यूशन अगर ले लिया जाए। नॉन एक्वस का मतलब जैसे बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ईथर में, फिनॉल में, इन सब में अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, सब्सटेंस को ले रहे हैं, और वो उसको बता नहीं पाता कि एसिडिक कैरेक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर। मतलब द कॉन्सेप्ट cannot explain acidic and basic character in non-aqueous solution। ये नॉन एक्वस सोल्यूशन के बारे में बता रहे। और दूसरा कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला, जो H प्लस देगा वो ना एसिड कहलाएगा, और जो OH माइनस देगा वो ना बेस कहलाएगा। लेकिन भाई जिसके पास H प्लस होगा OH होगा वही ना। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट थे जैसे AlCl3, FeCl3, या मैं बात किया CO2, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास ना H प्लस है ना OH माइनस है, लेकिन तभी भी ये लोग क्या है, ये एसिड है। लेकिन अर्हेनियस इसको बारे में बता नहीं पा सकता। मतलब ठीक है, this theory can't explain about the some salt which we have as an acid, which have the character of acid, but can't explain by the this theory।
तो ये था कुछ लिमिटेशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में, और ये हमारा एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था इस पे मैंने बात किया, किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ अर्हेनियस। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वाला तो और इजी है, जो बात करता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन अबाउट, यह कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है, दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन अबाउट द, ठीक है, डोनेशन एट, ठीक है, डोनेट ऑफ द प्रोटॉन। इन्होंने क्या बात किया, प्रोटॉन के बारे में बात किया। एक बार बता दो, प्रोटॉन का मतलब H प्लस। हम क्यों H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, वाई वी कॉल द H प्लस इज ए प्रोटॉन, बिकॉज वी नो दैट द हाइड्रोजन इज ए atomic number is 1 and the atomic number is 1, that's why the electron is 1 and proton is 1 but neutron is equal to 0। इनमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। but when the hydrogen is converts into H plus ion, then the electron equal to 0 but proton is 1 and neutron is 0, but it has only for प्रोटॉन। मतलब जो H प्लस आयन होता है, जो ठीक है, हाइड्रोजन आयंस होता है, तो हाइड्रोजन आयंस को जो कैटायन है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इनको प्रोटॉन कहते हैं। और इसी प्रोटॉन के बेसिस पे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन करता है क्या, एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, those substance which give loss of proton, which give proton या loss of proton, ठीक है, या डोनेट प्रोटॉन का मतलब H प्लस, जो H प्लस लॉस करे या डोनेट करे, तो उसे उन्होंने कहा कि कॉल्ड एसिड, उन्होंने उसको कहा एसिड। while those substance which accept या gain of proton, जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या गेन करता है, ठीक है, उसने कहा था क्या, बेस। उन्होंने उसको क्या बोला, बेस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। लेट्स सपोज द एग्जांपल, लेट्स टेकिंग एग्जांपल HCl plus water, then it's converts into, you know that the H3O plus Cl minus। according to this statement, you know, HCl is act as acid. Why? Because HCl is converts into Cl minor. It's mean loss of proton। इन्होंने प्रोटॉन को क्या कर दिया, H प्लस को लॉस कर दिया। और आपको पता है ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे देख रहे हैं हमारा वाटर क्या कर रहा है, गेन ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, H प्लस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड ये कैसा बिहेव करेगा, बेस। अब लिसन, यहां पे ध्यान दें, ये हमारा क्या, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। When I'm talking about the other example of this categories, H2O plus NH3, then it converts into NH4 plus OH minus। In these situations, we satisfies the, ठीक है, it is a Lowry Bronsted and Lowry concept। You know, this is the water, it's the H2O, and this is the H2O, ठीक है, you know, H2O is converts into OH minus, it's mean loss of proton। इन्होंने प्रोटॉन को यहां क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तो ये कैसा कहलाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड। इसका मतलब यहां वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और जो NH3 इज कन्वर्ट्स इनटू NH4 प्लस, मतलब गेन ऑफ प्रोटॉन, यहां ये प्रोटॉन कर रहा है, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी इट एक्ट एज बेस। ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, दिस इज द, अब यू नो, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, वी
वन वर्ड्स आर केम हियर्स, ठीक है। अगर हम यहां एक बात करें, यहां पे एक वर्ड आएगा जिसका नाम आएगा कंजुगेट पेयर। हम यहां बात करेंगे कंजुगेट पेयर के बारे में। ये कंजुगेट पेयर क्या होता है, यहां पे एक चीज देखें, यहां पे प्रोटॉन का मतलब H प्लस का, एक H प्लस का चेंजिंग हो रहा है। यहां वाटर में देखो, वाटर का अगर तुम देखोगे यहां पे देखो H2O कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, OH माइनस का, या तो ये H प्लस निकाल दे रहा है, या यहां पे OH माइनस, ये मतलब सॉरी, या ओके मतलब एसिड और बेस क्या है, डिफर कर रहा है बाय ये प्रोटॉन, तो उसे कहते हैं कंजुगेट बेस। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा अगर, व्हाट इज द कंजुगेट पेयर, ये कंजुगेट पेयर क्या होता है, पेयर्स क्या होते हैं, तो लिख देना द एसिड, एसिड एंड बेस विच डिफर बाय ए प्रोटॉन, by a proton or known as conjugate pair। ओके लेट अस कंसीडर, अगर हम बात करें लेट अस कंसीडर, ठीक है, एक कंजुगेट पेयर, जैसे मैंने बात किया CH3COOH, इस पे मैंने वाटर का रिएक्शन कराया, और जब वाटर का रिएक्शन कराया तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, H3O प्लस, और निकल रहा है क्या, CH3COO माइनस। अब यहां देखो एसिटिक एसिड पे फोकस करिए, एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, एसिडिक एसिड नाम है ये, एसिड एसिड है, देखो इसने क्या किया, अपना डोनेट डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, इसीलिए क्या कहलाएगा, एसिड। और वाटर क्या किया, गेन ऑफ प्रोटॉन, इन्होंने प्रोटॉन को क्या किया, गेन कहेगा, गेन किया है, तो इन्होंने क्या कहलाएंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। तो ये हमारा वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, बेस, और एसिड कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब एसिडिक एसिड कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन बात करोगे तो यहां वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। क्यों, हम मैं दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं जब दूसरे कलर से यहां देखिएगा, यहां पे जो वाटर H3O प्लस, ये क्या कर रहा है बंदा, यहां पे H3O प्लस जो है वो क्या कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है, किसको, टू CH3COO माइनस को, एसिटेट को क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है। इस रिएक्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे H3O प्लस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन यहां देखोगे तो ये क्या कह रहा है, बेस। तो इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस दिख रहा है। यही CH3COO माइनस में बात करेंगे तो यहां पे ये क्या कर, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो ऐसे कंडीशन में मतलब सच पेयर्स ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वन अनदर बाय लॉस और गेन ऑफ ए प्रोटॉन, या तो ये देखो ध्यान दो, यही जो एसिड है ये क्या कर रहा है, CH3COO माइनस बना रहा है, मतलब एक प्रोटॉन लॉस कर रहा है। और जब ये एक प्रोटॉन ले भी ले रहा है, यहां से ये लॉस कर रहा है और यहां से अगर ये ले रहा है, तो ये एक दूसरे में क्या है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो रहे हैं। मतलब बात करें क्या, सच पेयर मतलब वही जो कंजुगेट पेयर है, सच पेयर ऑफ सब्सटेंस which can be formed from वन another, एक दूसरे से ये लोग देखो, वन another by loss और gain of a proton are known as conjugate, क्या कहेंगे उसको हम लोग, known as conjugate acid base pair। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक प्रोटॉन का लेना एक प्रोटॉन का देने में अगर जो चेंजिंग आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्या, दिस इज अ कंजुगेट
बेस पेयर। आपको भी पता है कंजुगेट बेस पेयर क्या होता है। कंजुगेट बेस पेयर का मतलब जब प्रोटॉन का एक डिफरेंस हो, या लेकिन कोई अगर एक दूसरे से एक प्रोटॉन ले रहा है, गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। क्योंकि आपने पढ़ा जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा एसिड कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस। तो एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखा, अगर मैं लेट अस कंसीडर दिस इज द एसिड फर्स्ट, ये एसिड फर्स्ट है और इसको मैंने मान लिया बेस, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड। अब यहां जब क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, तो यहां भी एक बनेगा क्या, एक बेस बनेगा जो फर्स्ट हो जाएगा, और एक एसिड बनेगा जो क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो एसिड था, यहां एसिड, ये एक मिनट, जो एसिड था उसका क्या बनेगा, अपना एक बेस बनेगा नेक्स्ट वाले में, और जो बेस था उसका क्या बनेगा, हमारा एसिड बनता है। तो ये माइंड में आप रखे रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हमारे ओर से नोट बना के एक चीज रख लीजिएगा, कोई भी अगर एसिड है, कोई भी अगर एसिड है, उसका एक कंजुगेट बेस बनता है। अगर कोई बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड बनता है। और आपको पता है एसिड स्ट्रांग होता है और वीक भी होता है, मतलब स्ट्रांग एसिड और वीक हमारा एसिड भी होता है, ये आपको ही पता है। और उसी तरह आपका बेस भी दो टाइप्स का हो सकता है, एक वीक बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपको पहला ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि एसिड अपना कंजुगेट बेस बनाता है और बेस अपना कंजुगेट एसिड बनाता है। और इसके वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपना कंजुगेट बेस बनाते हैं, लेकिन वो कंजुगेट बेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अपना कंजुगेट वीक बेस बनाते हैं, वीक बेस बनाते हैं। और ध्यान देना, उसी का जस्ट अपोजिट जो वीक एसिड बेस होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, वो अपना कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं, मेरे ये कॉन्सेप्ट के। और दूसरा क्या करता है, जो वीक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, मतलब जो ठीक है, मेरा वीक एसिड होता है वो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो अपना कंजुगेट एसिड बनाता है। ओके, वो वीक, लेकिन वीक एसिड बनाएगा। बात यहां तक क्लियर। तो ये हमारा था कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, H2O में जब बात करेंगे, जब हम रिएक्शन कराएंगे NH3 से, तो हमारा क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस बन जाएगा क्या, NH, ठीक है, नहीं एक मिनट, बनेगा NH4 प्लस और निकल जाएगा OH माइनस। फिर एग्जांपल में दे दिया क्या, HCN प्लस बन जाएगा क्या, क्या हो रहा है, H2O बन जाएगा क्या हमारा, H3O प्लस प्लस निकल गया CN माइनस। फिर मैं आपको दे दिया HF प्लस CH3 COOH, ये ब्रेकेबल होगा तो बना लेगा CH3 COOH2 प्लस और निकल जाएगा F माइनस। ओके, फिर अगर हम बात करें दूसरा CH3 COOH प्लस NH3, इस पे अगर हम बात करें तो मेरा बनेगा क्या, CH3 COO माइनस प्लस बन जाएगा NH4 प्लस। अब यहां देखिए, बात करिए, ये वाटर क्या है, वाटर देखो यहां ध्यान देना, अगर इस पे ध्यान से देखिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कौन कंजुगेट एसिड और बेस पेयर है। तो यहां ध्यान देना, ये यहां पे देखो, ये क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ H प्लस, प्रोटॉन लॉस कर दिया। प्रोटॉन लॉस करने वाले को क्या कहते हैं हम, एसिड। तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। और यहाँ पे NH3 को देखो, ये हमारा NH3 क्या कर रहा है, NH3 क्या कर रहा है, हमारा NH3 क्या कर रहा है, H प्लस, प्रोटॉन क्या कर रहा है, गेन ऑफ प्रोटॉन, उन्होंने गेन कर लिया प्रोटॉन को। जब प्रोटॉन गेन कर लिया तो क्या कहलाएंगे, बेस। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, बेस है। बात समझ नहीं, बेस। जस्ट इसके अपोजिट देखो, जो एसिड है वो अपना क्या बनाएगा, बेस बनाएगा,
आपको ही पता है OH माइनस बेस होता है, और जो बेस है वो अपना क्या बनाएगा, एसिड बनाता है। ओके, ये कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। यहां पे देखो HCN देखो कन्वर्ट हुआ किसमें, CN माइनस में। लॉस किया कि गेन किया, तो इसने क्या किया, लॉस किया, क्या, H प्लस लॉस किया, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। यहां जब हम बात करेंगे तो ये क्या बना दिया, ये हमारा H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे हो जाएंगे बेस। अगर ये एसिड का, जो एसिड का क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनता है, और बेस का कंजुगेट क्या बनता है, एसिड। यहां क्लियर सबको। ऐसे हम लोग क्या करें, इसका बताइए। यहां पे देखो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, इसमें, इसने क्या किया, लॉस ऑफ H प्लस आयन, इसने H प्लस आयन कर दिया, इसका मतलब ये एसिड है, किसके अकॉर्डिंग, तो हम बात करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कहता है क्या, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड, तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड। और इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन लिया, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ H प्लस, प्रोटॉन लिया, इसका मतलब ये बेस होंगे, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, ये हो जाएंगे बेस। और आपको पता है जो एसिड होता है उसका कंजुगेट क्या बनता है, बेस, और जो बेस होता है उसका कंजुगेट क्या बनता है, हमारा एसिड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। यू नो, समटाइम्स आपको मैं बता दूं, समटाइम्स एक वर्ड यहां मैं आपको बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक वर्ड के बारे में बात करेंगे, वो है क्या, अगर हम बात किया कॉन्सेप्ट रिलेटेड, H प्लस आयन से रिलेटेड बात किया, तो यहां पे एक वर्ड आएगा, ठीक है, कहता है कि ना, एम्फोटेरिक, ठीक है, यहां पे एक वर्ड आएगा एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है, बायोलॉजी जानते हो, एम्फेबियन से वर्ड आता है, मतलब टेरिक मतलब सॉल्ट से रिलेटेड होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या करता है, एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल में बताऊं, वाटर, जो वाटर है ना, ये H प्लस दे भी सकता है, ठीक है, और H प्लस ले भी सकता है, ठीक है, ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, ये माइंड में आप रखे रहिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा H2O HCl, यहां बात करेंगे तो देखो ये बना लेगा क्या, H3O प्लस, और निकल जाएगा Cl माइनस। तो यहां पे देखो कि वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। लेकिन यही जब वाटर हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, NH4 NH3 के साथ करेंगे, तो जब NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा क्या, NH4 प्लस, और ये बना लेगा OH माइनस। अब क्या कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसने H प्लस लॉस कर दिया, यहां लॉस कर दिया, और यहां क्या कर दिया, एक मिनट, हाँ, यहां क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन ऑफ H प्लस, यहां प्रोटॉन लॉस कर रहा है और यहां प्रोटॉन क्या कर रहा है, गेन। जब गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह। इसी तरह हमारा NH3 भी है, NH3 ले भी सकता है, अगर किसी से प्रोटॉन ले लेगा तो NH4 प्लस बना लेगा, अगर किसी को दे देगा तो बना लेगा NH2 माइनस। इसी तरह हमारा HSO4 माइनस है, किसी से प्रोटॉन ले लेगा तो H2SO4 हो जाएगा, अब प्रोटॉन लेने के बाद कैसा बिहेव करने लगेगा, ये बेस की तरह, लेकिन किसी को प्रोटॉन अगर दे देगा तो बना लेगा SO4 2 माइनस। इसका मतलब HSO2 माइनस भी क्या है, एक प्रकार का एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो एम्फोटेरिक में जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ, HSO4 माइनस हुआ, या HCO3 माइनस हुआ, ये सब क्या है, ये एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों का बिहेव रख सकते हैं, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव रखेंगे और बेस की तरह बिहेव रखते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं क्या, ओके ओके एवरीवन, लेट स्टार्ट टू नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा था एसिड और बेस और लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का था। इफेक्ट, ये कभी भी लेवलिंग इफेक्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है। कहता है कि एसिड बेस जब स्ट्रेंथ सीरीज हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऑल द एसिड्स above H3O plus in aqueous solutions fall to the strength of H3O plus। जैसे मैंने कहा कि इन द, अगर हम बात किया इन एसिडिक एसिड बेस जो स्ट्रेंथ होता है, आप लोग को पता ही होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन या OH माइनस का आयन का जो आ रहा है, एसिड बेस स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसमें बात आता है क्या, जो ऑल एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स above H3O plus, above the H3O plus in aqueous solution, in aqueous
solutions fall to the strength, वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या करने लगते हैं, गिराने लगते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ H3O प्लस। या हम बात कर सकते हैं इसी तरह के सेम केस आएगा किसमें, सिमिलरली द बेसिक स्ट्रेंथ जो होते हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ना, हाँ ठीक है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ओके, बिलो OH माइनस fall to the strength of OH minus in aqueous solution, और इसी को कहते हैं, दिस इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। व्हाट इज अ लेवलिंग इफेक्ट? लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है, तो याद रखना, लेवलिंग इफेक्ट, हम कभी भी कोई एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बात करते हैं तो वी नो दैट जो एसिड होते हैं वो अपना H3O प्लस बनाते हैं, तो कहता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले होते हैं, जो एसिड जो होता है उसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक समय ऐसा होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ H3O प्लस होती है तो डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है, और उसी तरह OH माइनस जो बेस होते हैं उनका OH माइनस से क्या होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है। इसी इफेक्ट को जो डिक्रीजिंग हो रहा है अपने एक स्टैंडर्ड पे, तो इसी को कहते हैं हम लेवलिंग इफेक्ट। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट, जो लेवलिंग इफेक्ट के बाद जो टॉपिक है वो है हमारा, ठीक है, एक दो वर्ड पे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा एडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ओवर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या एडवांटेज था, क्या ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब ज्यादा मतलब कि एडवांटेज मिल गया, ठीक है, अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के से और से, तो मैंने कहा क्या, इसमें अगर हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं पहला बात किया, जो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट इज वाइडली, ठीक है, वाइडर कॉन्सेप्ट, एंड it is not only the included the molecules but also the ions to act as a acid and base। यहां पे हम लोग बस ये नहीं, जो अर्हेनियस है, ठीक है, सॉरी अर्हेनियस करें, जो ब्रॉन्स्टेड है, ब्रॉन्स्टेड इतना ज्यादा स्प्रेड होता है, अर्हेनियस से ज्यादा एडवांटेज रहता है, जिसके कारण उसने कहा कि मॉलिक्यूल्स ही नहीं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं, इवन हमारे आयंस भी क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे मैंने शॉर्टकट ब्रॉन्स्टेड को बी और लॉरी को एल से लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं क्या, जो लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज इट नॉट ओनली इंक्लूड्स molecules but also the ions to act as acid और base। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि HCl प्लस H2O, देखो ये आयोनाइज नहीं है, मॉलिक्यूल्स है, तो जो बनाता है हमारा H3O प्लस और प्लस बना देता है Cl माइनस। लेकिन यही अदर वर्ड में बात करें, जैसे NH4 प्लस को जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये क्या बना लेगा, NH3 प्लस प्लस H3O प्लस। यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो यहां पे क्या हो रहा है, NH4 प्लस, ये क्या है, एक आयंस है, अमोनियम आयंस है, और ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। जब ये मॉलिक्यूल NH4 प्लस है, ये क्या हो रहा है, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, तो NH3 मतलब क्या कर रहा है, लॉस ऑफ प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द ब्रॉन्स्टेड दैट्स एक्ट एज एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कराएगा, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द CO3 2 माइनस पे जब हम H2O का रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे भी हमारा क्या बनता है, HCO3 माइनस प्लस H2O, ये भी क्या है, हमारे आयंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज हुआ, हमारा आयनिक कंपाउंड जो आयंस होते हैं
वो उनको भी बारे में बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है वो। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। ठीक है, बात समझ आ रहा है आप सभी लोग को? हेलो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, इट कैन एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस लाइक द, ठीक है, दो सब्सटेंस व्हिच डोंट हैव द OH माइनस। आपको ही पता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फोकस, कि आपको पता है कि सब्सटेंस मतलब बेस कौन है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस क्या कहता है, जो OH माइनस देगा वो ना बेस कहलाएगा। लेकिन आप ही सोचिए जिसके पास OH माइनस नहीं रहे वो कैसे कहलाएगा कि बेस है? वो कैसे पता चला कि एसिड है कि बेस है? तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा इट कैन explain the basic character of the substance like NH3, इसमें देख लीजिएगा Na2CO3 etc, which does not contain OH माइनस ग्रुप, जो कि ये रखे नहीं है। ओके, तो दिस इज अ सेकेंड एडवांटेज। और द थर्ड एडवांटेज आपको पता है, द लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन के बारे में बात किया जाए तो अर्हेनियस का लिमिटेशन क्या था कि ये एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताता है, नॉन एक्वस के बारे में बताता नहीं। बट इट कैन एक्सप्लेन द एसिड बेस reaction in non-aqueous solvent, ठीक है, या इवन इन द absence ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें गैसियस स्टेट में भी बात करें, जैसे मैंने कहा NH3 एंड HCl, जो हमारे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में रहेंगे तभी भी ये एसिड और बेस की तरह बिहेव करें। ये था क्या एडवांटेज ऑफ द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ओवर द अर्हेनियस। एंड बट व्हाट इज द लिमिटेशन, इनका भी तो कुछ तो लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का क्या लिमिटेशन था कॉन्सेप्ट का, उस पर हम बात करते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन, इनका भी बहुत सारे लिमिटेशन है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द एसिडिक ऑक्साइड एंड द बेसिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड, और जो हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, उसके बारे में इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। वी कैन ऑकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन जो एब्सेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स में बात करता है, जैसे CaO प्लस CO2 कन्वर्ट्स इनटू CaCO3 न, क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट में बात करें ना, यहां कोई H+ ले रहा है ना, प्रोटॉन ले रहा है ना प्रोटॉन दे रहा है। लेकिन जो ये CaO है ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, और ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो न्यूट्रल रहेगा। तो अब तुम्हें सोचो यहां कैसे पता चला, यहां ना कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना ही प्रोटॉन कोई डोनेट किया। दैट्स बेटर, हाउ इज पॉसिबल? तो इस चीज को भी उन्होंने बता नहीं पाया। इसको बताने के लिए लक्स फ्लोट कॉन्सेप्ट एक आता है, वो आप लोग के क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं जब IIT का नीट एग्जाम करेंगे तो वहां जरूर बात है। ठीक है, जो ऑक्साइड याद रखिएगा, जो ऑक्साइड एक्सेप्ट करे, जो ऑक्साइड एक्सेप्ट मतलब O2 माइनस को एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है, लक्स फ्लूइड में जो मतलब की कॉन्सेप्ट है। और जो ऑक्साइड डोनेट करे वो बेस। यहां देख लो ये O क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, C को, CO2 को, तो बना लिया CO3, और ये डोनेट किया इसलिए बेसिक हो गया, जो एक्सेप्ट किया वो एसिड हो जाता है। ओके, तो ये लक्स फ्लूइड का मॉडल्स मतलब कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो दैट्स बेटर, यहां पे ना कोई H+ ले रहा है ना दे रहा है, ना प्रोटॉन का लॉस हो रहा है, नाइदर लॉस प्रोटॉन नॉट गेन। ठीक है, तो सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस को उसने बता नहीं पाया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस थे, जैसे इनका तीसरा, अगर दूसरे पॉइंट पे बात किया जाए, कुछ ऐसे सब्सटेंस, भाई एक बात तो इनके में भी जो प्रोटॉन वही देगा जिसके पास प्रोटॉन रहेगा ना।
दूसरा जो इनका लिमिटेशन था कि इन्होंने कहा था जो प्रोटॉन दे, जो प्रोटॉन ले, वो एसिड और बेस कहलाएगा, लेकिन जिसके पास रहेगा वो ना देगा, और जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा। तो जैसे मैंने कहा 1 मिनट, अगर मैं बात करूं कि क्या है सब्सटेंस, जैसे मैं बोला सब्सटेंस सच एज BF3, AlCl3 एटसेट्रा, ये सभी लोग को देखो इनके पास ना प्रोटॉन देंगे और ना ही प्रोटॉन लेंगे, ना डोनेट करेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या ये एसिड बेस नहीं है? एक्चुअली ये एसिड है, लेकिन कैसे एसिड है इसके बारे में इन्होंने बता नहीं पाया था। तो जैसे कुछ सब्सटेंस थे जिनके पास प्रोटॉन था ही नहीं, ना H+ था, ना वो H+ दे सकते हैं ना H+ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास तो H+ था ही नहीं। तो जब H+ था ही नहीं तो कह सकते हैं क्या, लाइक दिस सब्सटेंस, जो ये लाइक दिस सब्सटेंस है, ठीक है, लाइक विच डज नॉट possess एनी हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोजन इन एनी हाइड्रोजन एंड incapable to donate a proton, protons are known to act as acid। क्योंकि ये सब एसिड है, और इसी एसिड को बताता है कौन? अब नेक्स्ट जो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज द Lewis concept। Lewis also explain about the acid base concept। अब लास्ट जो हमारा बचा है कॉन्सेप्ट वो है लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू लेविस those substance which accept a pair of electron, ध्यान दीजिएगा, those substance which accept a pair of electron called acid या Lewis acid, while those substance which donate a pair of electron, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे, कॉल्ड बेस या लेविस बेस। व्हाट इज द लेविस एसिड एंड लेविस बेस कॉन्सेप्ट? कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, या लेविस एसिड कहलाता है। while those substance which donate the pair of electron is called लेविस बेस। अब ये लेविस एसिड और बेस के बारे में बात करें, जैसे मैंने कहा कि वाटर में रिलेटेड बात करें, ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें तो एक बात याद रखें, जो भी लेविस एसिड होते हैं हमारे, बात करें जैसे मैंने कहा NH3, ठीक है, NH3 क्या करता है? अगर ये क्या करता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? लेविस बेस। ये हमारा क्या होगा? लेविस बेस कहलाता है। बात यहां तक समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है। अब यहां देखिएगा, जैसे मैंने बात किया क्या, NH3 के बारे में बात किया, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या, हमारे पास दूसरा ले लो BF3, जो क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये देखिए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये जब डोनेट करेंगे तो बना लेंगे क्या? NH3, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्या? BF3। इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएंगे? एसिड। और ये क्या करेंगे? डोनेट किए, तो ये क्या कहलाएंगे? बेस। कौन? लेविस एसिड एंड लेविस बेस कॉन्सेप्ट का ये,
ठीक है, ये बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करता है। अब हम कैसे पता, एक चीज और याद रख लेना, अभी मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ऑर्गेनिक में भी बात होगा, ठीक है। ऑल lavish acid act as electrophile and all lavish base act as न्यूक्लियोफाइल। अभी तो नॉर्मली आप पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। जिसके पे प्लस चार्ज आ जाए तो वो इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर लेविस बेस का मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, एक्सेस हो। तो हम कैसे पहचाने, तो यहां देखो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात यहां से, अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट देयर आर फॉलोइंग स्पीशीज व्हिच एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो इसके लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस एसिड के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो याद रहे कैसे पहचाने हम लोग, तो पहला फोकस, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल्स इन विच द central atom has incomplete octet। ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा सेंट्रल एटम है, वो कैसा बिहेव करे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। जैसे एग्जांपल, जैसे बोरान फैमिली के, बोरान फैमिली कितना क्या होता है, कितनों कंपाउंड बना लेगा, लेकिन वो क्या होता है, अनस्टेबल। जैसे BF3, या मैंने बात किया BCl3, या मैंने ले लिया AlCl3, या मैंने बात किया MgCl2, या मैंने बात किया BeCl2। ये सभी के सभी लेविस एसिड है। जैसे BF3 में बात करो, F, ये क्या है, F, ठीक है। ठीक है, ये F, अगर यहां बात करें तो ये, अगर हमने कहा क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। सेंट्रल एटम को ध्यान देना, सेंट्रल एटम को ऑक्टेट क्या हमारा ठीक है। सेंट्रल एटम का अगर हम ऑक्टेट की बात करें तो यहां देखो सेंट्रल एटम, ये देखो सेंट्रल एटम ये नहीं है, पेरिफेरल है। लेकिन यहां देखो अगर हम सेंट्रल एटम के बारे में बात करें, बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किसी से लेगा, और लेना मतलब एक्सेप्ट करना, ये किसी से एक्सेप्ट करेगा। और लेविस क्या कहता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड कहलाता है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, लेविश एसिड की तरह। तो पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल कैटायंस, जितने भी कैटायंस हैं पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जैसे मैंने कहा Na+, Ca2+, ठीक है, K+, ये सभी के सभी क्या है, एक्ट एज लेविस एसिड। या मैंने कहा CH3+, या CH3CH2+, या मैंने बोला NH4+, ये सभी के सभी क्या है, लेविस एसिड होते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट वाला है, कहता है क्या, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट, या हैज इम्पटी लिख लो, ओह पूरा कट गया, सिंपल कैटायन यहां लिखे थे क्या, मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्पटी डी ऑर्बिटल। जिसके पास एम्पटी डी ऑर्बिटल होगा वो भी क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे TiCl4, SnX4, P, जस्ट क्या हो रहा है इसमें,
PX3, PF5 या SEF4 या TeCl4 इट्सेट्रा, ये सभी को याद एकदम अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये क्या है, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, तो ये था क्या हमारे लेविस एसिड का क्लासिफिकेशन। और एक और अगर याद है ना, इफ सेंट्रल एटम हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पेरिफेरल एटम। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, सेंट्रल मतलब पेरिफेरल से, जैसे मैंने कहा CO2 में देखो C डबल बॉन्ड O। यहां जो हम बात करेंगे सेंट्रल एटम क्या, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने और खींच लेगा, जब खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव, तो पीछे क्या दे देगा, प्लस। और आपने भी पढ़ा है कि अगर प्लस चार्ज आ जाए तो क्या क्या बिहेव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज लेविस एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। यू गॉट द पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां माइंड में आप रखिएगा। ये तो हमारा कुछ क्लासिफिकेशन किसका, लेविस एसिड का। अब हम क्लासिफिकेशन बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेस। अब हम लेविस बेस के बारे में बात करेंगे। बस ये याद रखें, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, पहला एक कहना पड़ता। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज, जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज हैं, ठीक है, हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर। ऐसा मतलब कंपाउंड जो स्पीसीज क्या हो, ठीक है, एक कम से कम एक लोन पेयर रखो, जैसे NH3, ये देखो वन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, NH2, ये भी क्या है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है। एल्कोहल OH, ये भी क्या है, वन पेयर ऑफ क्या है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है। ये सब कैसा बिहेव करेंगे, लेविश बेस। ये सभी के सभी क्या है, लेविस बेस की तरह एक्ट करेंगे। दूसरा, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एक्ट एज लेविस बेस, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे ना। जैसे मैंने कहा Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ऑक्सलेट सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये माइनस। ये सब क्या है, जैसे मैंने कहा OH माइनस, ये क्या है, इट्सेट्रा इज ए लेविस बेस। ये हमारा था क्या, क्लासिफिकेशन लेविस एसिड लेविस बेस क्या है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल कंडीशन था। अब यहां देखिए, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। ठीक है, और आपको ठीक है, लिमिटेशंस इसकी भी कुछ कमी थी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट और लेविस एसिड नॉट, जो लेविस एसिड्स है स्पेशली अगर हम बात करें, तो इनके पे क्या क्या कुछ ना कुछ कमी था। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था क्या, एसिड बेस कॉन्सेप्ट का हमने बात किया। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया आपका। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चन का भी वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। तो यहां तक अगर क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप फिर से पूछिएगा। ठीक है, अब हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पे।